हेलो एवरीवन, वेलकम टू नाइस कॉमर्स मोतिहारी। इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर वन। चैप्टर वन में दिया है अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, गैर लाभकारी संगठनों की लेखांकन, या इसी को कहते हैं अलाभकारी संगठनों के लेखांकन। अलाभकारी संगठनों के लेखांकन। इस नाम से भी इस चैप्टर को जानते हैं। ठीक है। हालांकि गैर लाभकारी और अलाभकारी में कोई अंतर नहीं होता है। गैर लाभकारी कहे यानी जो लाभ कमाने वाला नहीं हो, अलाभकारी मतलब जो लाभ कमाने वाला नहीं। ठीक है। तो इसमें कोई ज़्यादा फर्क है नहीं। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को हम कई नामों से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के भी नाम से जानते हैं, जिसको शॉर्ट में एनपीओ कहते हैं, या फिर नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के भी नाम से जानते हैं। हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि क्यों इसको नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहा जा रहा है तब तो ठीक है, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन क्यों कहा जाता है इसके पीछे के लॉजिक भी बताएंगे। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन set up to render service to the society not with the aim of earning profit। ध्यान से सुनिएगा कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन set up to render the society, sorry, profit set up to render service to the society not with the aim of earning profit। यानी ये एक ऐसा संगठन होता है, यानी अलाभकारी या गैर लाभकारी संगठन एक ऐसा संगठन होता है जो समाज की सेवा करने, यानी लाभ की उपेक्षा किए बिना ही समाज की सेवा करने के उद्देश्य से स्थापित की जाती है। तो इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी रखता है, यानी इट हैज ए सेपरेट लीगल एंटिटी, इज नॉट ऑन बाई एनी इंडिविजुअल और एनी इंटरप्राइज। ये एक इसका सेपरेट लीगल एंटिटी होता है जिसका कोई भी व्यक्ति, यानी कोई भी व्यक्ति स्वामी नहीं होता है, कोई भी इंटरप्राइज स्वामी नहीं होता है, यानी मालिक नहीं होता, ऑनर नहीं होता। हिंदी में इसको कहा जाए तो कि हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज का कोई मैटर है नहीं। अगर आप हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के मतलब लैंग्वेज बनाने से अगर कोई दुविधा है आपके मन में तो आप एप्लीकेशन पर आ जाइए। एप्लीकेशन पर आपको हिंदी मीडियम का भी नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा और इंग्लिश मीडियम का भी नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ये लैंग्वेज का कोई इशू है नहीं। हम कह सकते हैं हिंदी में कि ये गैर लाभकारी संगठन जो है ये क्या होता है। तो वैसा संगठन जिसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना न होकर समाज की सेवा करना, परोपकार करना इत्यादि होता है, उसे हम अलाभकारी संगठन अथवा गैर लाभकारी संगठन कहते हैं। गैर लाभकारी संगठन का एक अलग पृथक अस्तित्व होता है जो किसी भी इंडिविजुअल यानी व्यक्ति के द्वारा, व्यक्तिगत द्वारा या किसी भी इंटरप्राइज उद्यम के द्वारा उसका स्वामित्व नहीं किया जाता है, उनसे ये अलग होते हैं। ये भी अपने हिसाब किताब को रखने के लिए कुछ अकाउंट्स तैयार करते हैं फॉर द रिफ्लेक्टिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिफ्लेक्ट करने के व्यू से ये भी कुछ अकाउंट्स बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं।
तो जिस प्रकार से लाभकारी संगठन बनाता है हिसाब, उसी प्रकार से ये भी अपना हिसाब किताब रखता है। यानी जो ट्रांजैक्शन हुआ है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, वो कहाँ से आया है और कहाँ यूज किया गया है, इन सब का रिफ्लेक्ट करने के लिए ये भी एक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं। तो आगे हम लोग बात करेंगे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो मेंटेन करते हैं अलाभकारी संगठन, वो कौन कौन से अकाउंटिंग रिकॉर्ड में, यानी अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले समझते हैं कि आप लोग एक 11th क्लास में पढ़े होंगे कंसर्न। कंसर्न्स मतलब होता है संस्था, और कंसर्न्स का मतलब हो गया संस्थाएं। कंसर्न मतलब संस्था होता है, कंसर्न्स का मतलब संस्थाएं। ये दो तरह के होता है। एक जो होता है कंसर्न्स को हम ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। कंसर्न कंसर्न कहिए या ऑर्गेनाइजेशन कहिए या इंस्टीट्यूशन कहिए, सब एक ही बात है। तो कंसर्न या ऑर्गेनाइजेशन दो तरह का होता है। एक जो होता है ट्रेडिंग कंसर्न्स होता है, दूसरा होता है नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। एक हो गया ट्रेडिंग कंसर्न्स का मतलब हो गया व्यापारिक संस्थाएं। दूसरा हो गया गैर व्यापारिक संस्था। तो नाम से ही पता चलता होगा कि ट्रेडिंग कंसर्न्स जो होता है वो व्यापारिक संस्था है, और व्यापारिक एक्टिविटीज हम लोग तभी करते हैं जब प्रॉफिट कमाना होता है, यानी लाभ कमाना होता है। तो संस्था दो तरह की, एक ट्रेडिंग और दूसरा नॉन ट्रेडिंग। तो जो ट्रेडिंग संस्था है, ट्रेडिंग कंसर्न्स है, व्यापारिक संस्था है, उनका जो मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना, टू अर्न प्रॉफिट, टू अर्न प्रॉफिट। इसका मुख्य उद्देश्य होता है प्रॉफिट अर्न करना। इसका होता है टू सर्व द सोसाइटी, सोसाइटी का सेवा करना, और अदर पीपुल, दूसरे लोगों का, यानी परोपकार करना या समाज की सेवा करना, इसका क्या होता है मेन ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है। तो ट्रेडिंग कंसर्न ऐसा कंसर्न है जो लाभ कमाने के उद्देश्य से स्थापित की जाती है या फिर संचालित की जाती है, जबकि नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स ऐसे कंसर्न्स, यानी ऐसी संस्था जो लाभ कमाने के उद्देश्य से स्थापित नहीं की जाती है। तो इसी संस्था के अंडर में ये संस्था भी आती है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग एनटीओ भी कह सकते हैं, यानी नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर इस नॉन ट्रेडिंग, सॉरी, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा, इसको नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है। आप समझ गए होंगे कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन तीनों एक ही चीज़ हुआ। इसको हम शॉर्ट में नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन को या नॉन नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन को एनटीओ के नाम से जानेंगे, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को एनपीओ के नाम से जानेंगे। तो ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, एक ही नाम है। मतलब इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन का मतलब एक ही है कि जो लाभ नहीं कमाता, यानी वैसी संस्था जिनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना ना होकर समाज की सेवा, परोपकार इत्यादि करना होता है, उन संस्थाओं को हम अलाभकारी संगठन कहते हैं। क्लियर है। अब अलाभकारी संगठन के निम्नलिखित प्रारूप हो सकते हैं, यानी अलाभकारी संगठन कौन कौन से कार्य कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लब जो है वो अलाभकारी संगठन के, यानी इस तरह के जो संगठन के प्रारूप हैं
उनका एग्जाम्पल यानी उदाहरण कौन कौन से हैं? तो एक होता है क्लब, दूसरा होता है स्कूल, तीसरा होता है मतलब बहुत सारे हो सकता है क्लब, स्कूल, महाविद्यालय, विद्यालय मतलब वो यूनिवर्सिटी, कॉलेज, आपको ये हो सकता है स्पोर्ट्स क्लब, कल्चर क्लब, यानी जो प्रमोशन करता है एक जो सोसाइटी हो, सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट, कल्चर, ये हो सकता है। इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन का प्रारूप ये सब काम कर सकते हैं। यानी सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको कुछ नहीं ज़्यादा लिखना है, सिंपल में केवल ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करना है, अलाभकारी ऑर्गेनाइजेशन को, तो वैसा संगठन जिनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना ना होकर समाज की सेवा, परोपकार इत्यादि करना होता है, वैसी संस्थाओं को हम अलाभकारी संगठन अथवा गैर व्यापारिक संगठन अथवा गैर लाभकारी संगठन के नाम से जानते हैं। ठीक है। इस तरह के जो संगठन के उदाहरण निम्नलिखित हैं, स्कूल, अस्पताल, स्कूल मतलब विद्यालय हो गया, अस्पताल, हॉस्पिटल, क्लब, ईटीसी। अब बात ये है कि ये जो संगठन है, समझ में आ गया होगा कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या है। लेकिन अब इसके आगे समझना है कि जिस प्रकार से नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, उस ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, उसी प्रकार का ये नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है। यानी कोई भी संस्था जो है वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करता ही है। तो जब व्यापारिक संस्थाएं ट्रेडिंग कंसर्न्स अपने हिसाब किताब रखने के लिए कुछ अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, तो सेम उसी तरह से ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी अपना अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए कुछ अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, जिससे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिफ्लेक्ट होता है। तो ये नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिफ्लेक्ट करने के लिए कौन कौन से अकाउंट तैयार करते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पहला तो ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तैयार करता है, जो कि जितने भी कैश ट्रांजैक्शन हुए रहते हैं, यानी नगद में जो ट्रांजैक्शन हुए रहते हैं, उन नगद ट्रांजैक्शन को रिफ्लेक्ट करता है। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, वो कैश बुक के समरी को रिफ्लेक्ट करता है। यहाँ पर द फॉलोइंग accounts the following accounts prepared by non-profit organization. Non-profit organization. The following accounts prepared by non-profit organization for reflecting the financial transaction. Financial transaction. ये वित्तीय लेन देनों को रिफ्लेक्ट करने के लिए निम्नलिखित अकाउंट्स तैयार करते हैं, जिनमें से पहला है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। दूसरा है, इसको हिंदी में कहते हैं प्राप्ति एवं भुगतान खाता। प्राप्ति एवं भुगतान खाता अथवा इसी का दूसरा नाम होता है आगम शोधन खाता। आगम शोधन खाता।
दूसरा नंबर होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसको हिंदी में कहा जाता है आय एवं व्यय खाता। तीसरा होता है बैलेंस शीट। इसको हिंदी में कहा जाता है आर्थिक चिट्ठा। आर्थिक चिट्ठा। तो चलिए, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट यानी जो भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिफ्लेक्ट करने के लिए यानी प्रदर्शित करने के लिए ये निम्नलिखित अकाउंट्स तैयार करते हैं, जिनमें से पहला है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, प्राप्ति एवं भुगतान खाता, या इसी को दूसरे नाम से जानते हैं हिंदी में आगम शोधन खाता के नाम से भी जानते हैं। तो प्राप्ति एवं भुगतान खाता होता क्या है? तो जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, वो जब कैश में रिसीव्ड होता है तभी हम इस अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं, या फिर कैश में पेमेंट होता है तभी हम इस अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। मतलब ये हुआ कि जितना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है जो कैश में ट्रांजैक्शन किया गया है, नगद लेन देन किया गया है, उसी का रिकॉर्डिंग इस अकाउंट्स में किया जाता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। तो हम ये कह सकते हैं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है ये कैश बुक के समरी रिफ्लेक्ट करने वाला है, क्योंकि कैश बुक यानी रोकड़ बही में भी जितना कैश रिसीव्ड होता है उसको डेबिट साइड में लिखते हैं और जितना कैश पेमेंट होता है उसको क्रेडिट साइड में लिखते हैं। वो भी एक कैश ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड करता है। तो ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है कैश ट्रांजेक्शन के कैश बुक के समरी को रिफ्लेक्ट करने वाला अकाउंट है। बट इसको हमें डिफाइन करना हो तो हम कैसे करेंगे कि the receipt and payment account is a real account which is prepared by not for profit organization या non profit organization for the recording of all cash transaction which received or payment in cash, जो कि रिसिप्ट किया गया है या फिर पेमेंट किया गया है कैश में, उन सभी कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए ये गैर लाभकारी संगठनों के द्वारा बनाया जाता है। मतलब ये हुआ कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता एक वास्तविक खाता है जो अलाभकारी संगठनों के द्वारा सभी नगद लेन देनों को जो भुगतान किया गया है या जो प्राप्त किया गया है को दिखाने के लिए प्रिपेयर्ड किया जाता है, बनाया जाता है। ठीक है। दूसरा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इसमें एक ध्यान रखिएगा कि जब भी हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए अकाउंट्स बनाते हैं, यानी लेखांकन लेख को अभिलेखित करने के लिए, लेन देनों को अभिलेखित करने के लिए जब हम अकाउंट तैयार करते हैं तब के कंडीशन में हमें ध्यान में रखना होता है कि किस अकाउंटिंग ईयर के लिए कर रहे हैं। तो अगर एक निश्चित अवधि के अंतर्गत, ठीक है, एक निश्चित अवधि के अवधि मतलब पार्टिकुलर पीरियड के लिए देखा जाए तो किसी पार्टिकुलर पीरियड से संबंधित जितने भी इनकम होते हैं सब इनकम को इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करा जाता है, या फिर जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करा जाता है। बट यहाँ पर इनकम और एक्सपेंडिचर एक ऐसा वर्ड है जिसको समझने के लिए हमें एक अलग से समझना होगा कि इनकम और एक्सपेंडिचर कितने नेचर के होते हैं। तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहले ये देख लेते हैं बैलेंस शीट क्या होता है, या फिर इसके डिफिनेशन तय कर लेते हैं पहले कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है। आय व्यय खाता एक नाम मात्र खाता होता है, क्योंकि ये इनकम और एक्सपेंडिचर को ही रिकॉर्ड करता है।
तो ये जो है इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है और इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड अकाउंट को हम नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। तो ये नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा कौन सा? नॉमिनल, सॉरी, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी चूंकि नॉमिनल अकाउंट से ही संबंधित है, क्योंकि ये भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को ही, इनकम एंड एक्सपेंडिचर को ही रिकॉर्ड करता है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड जो भी अकाउंट होते हैं उनको हम नॉमिनल अकाउंट के नाम से जानते हैं। तो कह सकते हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड बाय द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पर्पस ऑफ recording of all revenue, income and revenue expenditure ऑर्गेनाइज या आइडेंटिफाई अ पार्टिकुलर पीरियड, जो एक पार्टिकुलर या ओक्यूरिंग ए पार्टिकुलर पीरियड, एक पार्टिकुलर पीरियड में किसी खास अवधि में किसी खास अवधि से संबंधित जितने भी इनकम होते हैं रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर होते हैं वो भी रेवेन्यू, यानी आयगत आय और आयगत व्यय। ये आयगत वर्ड कहाँ से आया है इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, इसीलिए बोले हैं कि पहले इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। तो आयगत आय एवं आयगत व्यय के बारे में जितने भी एक अकाउंटिंग पीरियड से किसी खास अवधि में अकाउंटिंग पीरियड में जितने भी आय और व्यय, आयगत आय और आयगत व्यय हुए रहते हैं, उन सब का समरी दिखाने वाला जो अकाउंट होता है या रिकॉर्डिंग करने वाला जो अकाउंट होता है वो आय व्यय खाता होता है, जो कि एक नाम मात्र खाता होता है और वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया जाता है। बैलेंस शीट क्या है? तो बैलेंस शीट चाहे हमारा ऑर्गेनाइजेशन वो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, सभी प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन के पास कुछ ना कुछ एसेट होता है और कुछ ना कुछ लाइबिलिटी होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन किसी भी टाइप के ऑर्गेनाइजेशन हो, एक पर्टिकुलर पीरियड में, एक पर्टिकुलर पीरियड के अंत में लास्ट डेट को देखा जाता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के पास कितना लाइबिलिटी है और कितना एसेट है। उसी लाइबिलिटी और एसेट का रिकॉर्डिंग करने वाला, समरी शो करने वाला जो स्टेटमेंट होता है उसको हम कहते हैं बैलेंस शीट। क्या कहते हैं? बैलेंस शीट। तो चलिए हम लोग, अभी एक वर्ड आया था रेवेन्यू, ये रेवेन्यू वर्ड क्या है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो एक्चुअली में इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो होते हैं, ये इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों दो नेचर के होते हैं। एक होता है कैपिटल नेचर और एक होता है रेवेन्यू नेचर के, यानी एक रेवेन्यू इनकम हो जाएगा और एक कैपिटल इनकम हो जाएगा। उसी तरह से एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा और एक रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। मतलब दोनों इनकम या एक्सपेंडिचर जो है दो नेचर के होते हैं। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब हम बनाते हैं तो उसमें कौन से इनकम को या एक्सपेंडिचर को इंक्लूड करना है या रिकॉर्ड करना है उसी पर डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि इनकम या एक्सपेंडिचर दो तरह के होता है और कैसे होता है दो तरह के। पहला जो होता है रेवेन्यू, रेवेन्यू, और दूसरा होता है कैपिटल। ये लिखने का मतलब है कि रेवेन्यू इनकम या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल इनकम या कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल वर्ड लेने से मतलब है इसका रेवेन्यू का ही हिंदी होता है आयगत और कैपिटल का मतलब होता है पूंजीगत। यहाँ कैपिटल का मतलब पूंजी नहीं लगाया जाएगा क्योंकि कैपिटल इनकम है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि इसका टाइप है, इनकम और एक्सपेंडिचर के टाइप है कैपिटल इनकम या कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इसको हम कहेंगे पूंजीगत। जब पूरा लिखना हो तो कैपिटल इनकम लिखेंगे या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर लिखेंगे। यहाँ सेंस समझिएगा, ज़्यादा दिक्कत हो तो हम यहाँ लिख सकते हैं रेवेन्यू, यहीं पे पूरा क्लियर कर देते हैं। रेवेन्यू इनकम या
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू इनकम या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल इनकम या कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये कैसे समझेंगे कि रेवेन्यू इनकम या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसको कहते हैं, कौन से आइटम्स को कहते हैं? क्योंकि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में ना बहुत सारे आइटम्स ट्रांजैक्शन किए जाते हैं आइटम का। तो कौन से आइटम हमारा रेवेन्यू आइटम होगा, कौन से आइटम हमारा कैपिटल आइटम होगा? ठीक है, तो रेवेन्यू आइटम का जो नेचर होता है उसका नेचर होता है रिक्यूरिंग नेचर। क्या होता है? रिक्यूरिंग। और ये रिक्यूरिंग नेचर क्या होता है इसके बारे में भी जानते हैं, मतलब डिस्कस कर लेते हैं। और ये भी होता है, ये इसका जो नेचर होता है नॉन रिक्यूरिंग नेचर होता है, नॉन रिक्यूरिंग नेचर। तो रिक्यूरिंग नेचर का मतलब क्या है? यानी आवर्ती प्रकृति। इसको हिंदी में कहते हैं आवर्ती प्रकृति। ये जो है आवर्ती प्रकृति के होते हैं और ये गैर आवर्ती प्रकृति के होते हैं, गैर आवर्ती प्रकृति के होते हैं। क्लियर है? अब ये गैर आवर्ती प्रकृति क्या होता है? इसी को अनावर्ती प्रकृति भी बोला जाता है, यानी नॉन रिक्यूरिंग नेचर को। रिक्यूरिंग नेचर का मतलब क्या होता है? जो रिपीट हो, ऐसा आइटम हो जो एक ही अकाउंटिंग पीरियड में बार बार रिपीट हो रहा हो, तो उसको हम कहेंगे रिक्यूरिंग नेचर के आइटम। और जो रिक्यूरिंग नेचर के आइटम होगा वही रेवेन्यू इनकम या रेवेन्यू आइटम एक्सपेंडिचर कहलाएगा। रेवेन्यू इनकम या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। ध्यान से सुनिएगा क्या, कि जो रिक्यूरिंग नेचर के आइटम होगा, रिक्यूरिंग नेचर मतलब रिपीट करने वाला जो आइटम होगा, रिपीट होने वाला एक ही अकाउंटिंग पीरियड में। अकाउंटिंग पीरियड का मतलब होता है ये जो फाइनेंशियल ईयर होते हैं उसी को अकाउंटिंग पीरियड, यानी एक फाइनेंशियल ईयर या अकाउंटिंग पीरियड में कोई आइटम है जो रिपीट करने वाला है, बार बार होने वाला है, या उसका जो ट्रांजेक्शन हो रहा हो वो रिपीट हो रहा हो, कई बार हो रहा हो, एक से दो बार, तीन बार, चार बार। फॉर एग्जाम्पल रेंट। रेंट भी एक आइटम है जो हम अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड करते हैं, वो हर मंथ में देना पड़ता है। उसी तरह से सैलरी भी है, उसी तरह से वेजेस भी है। जब जब हम काम कराते हैं मजदूर से तो वेजेस पेड करते हैं उसको। तो ये सब जो आइटम हो जाएगा वो रेवेन्यू इनकम या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। क्योंकि रेंट हम दे भी सकते हैं और रेंट हम ले भी सकते हैं। बहुत सारा जो स्पोर्ट क्लब होते हैं वहाँ पे कुछ रूम बना हुआ रहता है, तो वहाँ पर दूर दूर से जो खिलाड़ी खेलने आता है तो उन खिलाड़ियों से, उन प्लेयर से उस रूम का चार्ज लिया जाता है, उस रूम में ठहरने का, वो रेंट कहलाता है। वह रेंट उस क्लब के लिए, स्पोर्ट क्लब के लिए एक इनकम होता है, ठीक है। तो वो इनकम रेवेन्यू इनकम होगा, क्योंकि जब जब खेल होगा, एक ईयर में कई बार भी खेल हो सकता है, तो जब जब खेल होगा, जब जब उससे कुछ ना कुछ चार्ज लिया जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं रेवेन्यू इनकम एज अ रेंट, यानी रेंट ही लेता है। तो हम कह सकते हैं कि ऑल दोज आइटम विच हैव रिपीटिंग और रिक्यूरिंग नेचर इज कॉल्ड रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और इसमें नॉन रिक्यूरिंग नेचर में क्या होते हैं कि बहुत सारे आइटम्स होते हैं जो एक अकाउंटिंग पीरियड में एक ही बार आता है, दोबारा नहीं आता है वो चीज़। उसी टाइप के दूसरा आइटम डबल हो सकता है बट वही आइटम डबल नहीं हो सकता है। तो उस तरह के जो भी इनकम और एक्सपेंडिचर होते हैं तो उनको हम कैपिटल इनकम या कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। एक
क्लियर यानी सिंपल लैंग्वेज में हम लोग समझे कि नॉन रिक्यूरिंग नेचर का मतलब होता है गैर आवर्ती, जो बार बार आने वाली की प्रवृत्ति की नहीं। यानी आवर्ती का मतलब आना और गैर आवर्ती का मतलब बार बार नहीं आने वाला। मतलब बार बार नहीं आने वाला, रिपीटिंग नेचर का नहीं होना चाहिए। ऑल दोज इनकम और एक्सपेंडिचर विच हैव नॉन रिक्यूरिंग नेचर और नॉन रिपीटिंग नेचर इज कॉल्ड कैपिटल इनकम और कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब ये हुआ कि सभी पर वो सभी आय और व्यय जिसका प्रकृति आवर्ती प्रकृति नहीं हो, रिपीट करने वाली प्रकृति नहीं हो, उन सभी आइटम्स को हम कैपिटल इनकम या कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाम से जानते हैं। तो यही बात था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में किस चीज को रिकॉर्ड करते हैं। तो केवल इनकम रेवेन्यू इनकम को इनकम साइड में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को एक्सपेंडिचर साइड में रिकॉर्ड करते हैं। और ये कैपिटल इनकम या कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम रिकॉर्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं करते हैं, बल्कि इसका जो रिकॉर्डिंग होता है किसमें होता है? तो इसका रिकॉर्डिंग होता है बैलेंस शीट में। रिकॉर्डिंग इन रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया जाएगा और ये जो होगा रिकॉर्डेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बट इसमें एक चीज और ध्यान से समझना होगा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड करते हैं वो कौन सा किस ईयर से संबंधित होते हैं। तो एक्सपेंडिचर रिकॉर्डेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिलेटेड विथ particular पीरियड, किसी खास अवधि से संबंधित। ध्यान से सुनिएगा, किसी खास अवधि में और किसी खास अवधि से संबंधित में बहुत ही फर्क है। यानी पार्टिकुलर पीरियड से यानी बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है इन पार्टिकुलर पीरियड। एक पार्टिकुलर पीरियड में जितने भी इनकम रिसीव्ड होते हैं, चाहे वो किसी भी ईयर से रिलेटेड क्यों ना हो, उन सब को हम रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखते हैं। बट एक अकाउंटिंग पीरियड से या पार्टिकुलर पीरियड से रिलेटेड आइटम को ही हम केवल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखते हैं, केवल और केवल ओनली वन एंड ओनली किससे रिलेटेड? पार्टिकुलर पीरियड से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल 2018, तो 18 से रिलेटेड आइटम्स को ही केवल हम लिखेंगे किस में? केवल 2018 के आइटम को ही हम लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। वहां पर यदि कोई इनकम या कोई एक्सपेंडिचर 2017 से हो या 2019 से हो तो 2018 में नहीं लिखा जाता है। अगर किसी इनकम और एक्सपेंडिचर में इन दोनों का कोई आइटम इंक्लूड होता है अमाउंट, तो उन अमाउंट को घटा दिया जाता है। तो इसलिए क्यों घटा दिया जाता है? क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किसी अवधि में, निश्चित अवधि में प्राप्त सभी आयों एवं सभी व्ययों का ब्यौरा दिखाने वाला खाता होता है, जिससे ये पता चलता है कि उस वर्ष में आय पर व्यय की अधिकता या व्यय पर आय की अधिकता हुई है। आय पर व्यय की अधिकता जो होती है उसको हम लोग सरप्लस कहते हैं, और आय का व्यय पर जो अधिकता होता है उसको सरप्लस, और व्यय पर आय की अधिकता होता है उसको सरप्लस, और आय पर व्यय की जो अधिकता होती है उसको डेफिसिट कहा जाता है। ये टर्म्स थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला टर्म्स है, एक बार फिर से हम क्लियर करना चाह रहे हैं इसको।
आप लोग समझने का कोशिश करिएगा। अब सभी अकाउंट्स को ही बता देते हैं कि कौन सा अकाउंट किस पर्पस से प्रिपेयर किया जाता है। तो पहला जो है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्राप्ति एवं भुगतान खाता या आगम शोधन खाता जो तैयार किया जाता है वो किस चीज के लिए तैयार किया जाता है? तो ये जो तैयार किया जाता है सो ऑल कैश ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन या शो द समरी ऑफ कैश ट्रांजैक्शन, शो द समरी ऑफ कैश ट्रांजैक्शन, नगद लेन देनों का जो समरी होता है उसी को शो करने के पर्पज से इनका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तैयार किया जाता है। किसके द्वारा? तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। दूसरा जो है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक्सपेंडिचर अकाउंट, आय व्यय खाता, आय एवं व्यय खाता या सीधे आय व्यय खाता लिख सकते हैं। इसमें ये जो बनाने का मेन पर्पस होता है कौन चीज को? तो एक फाइनेंशियल ईयर में या एक अकाउंटिंग ईयर में या एक अकाउंटिंग पीरियड में या पर्टिकुलर पीरियड में सरप्लस और डेफिसिट को, सरप्लस या डेफिसिट का पता लगाने के लिए बनाया जाता है। मतलब ये है कि जब हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तो वो शो करता है कैश ट्रांजैक्शन के समरी को। जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो वो सरप्लस या डेफिसिट को बताता है। सरप्लस किसको कहते हैं? तो यहाँ पर देखिए सरप्लस इज इक्वल होता है इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। जबकि डेफिसिट जो होता है इसको हिंदी में अधिक कहते हैं, अधिक। इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, व्यय पर आय की अधिकता, व्यय पर आय की अधिकता। व्यय पर आय की अधिकता। दूसरा आता है डेफिसिट। डेफिसिट का हिंदी होता है कमी। इसको हम कहते हैं एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। हिंदी में कमी कहा जाता है इसको, और इसको कहा जाता है आय पर व्यय की अधिकता। अब इसके आय व्यय खाते के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ लिखना हो तो लिख सकते हैं कि आय व्यय खाता एक नाम मात्र खाता होता है जो अलाभकारी संगठन द्वारा तैयार किया जाता है किसी खास अवधि के अंतर्गत, किसी खास अवधि से संबंधित सभी आय एवं व्ययों का लेखा करने के लिए व्यू से, लेखा करने के उद्देश्य से ये खाते तैयार किए जाते हैं जो आय पर व्यय की अधिकता या व्यय पर आय की अधिकता को दर्शाता है।
व्यय पर आय की अधिकता को सरप्लस यानी अधिक कहते हैं, जबकि आय पर व्यय की अधिकता को हम लोग कमी कहते हैं। क्लियर है? इतना आप लिख सकते हैं। इसके फीचर्स अगर बताना हो तो फीचर्स के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं, तो आगे हम लोग डिस्कस करने वाले। अच्छा, ये बैलेंस शीट जो होता है, बैलेंस शीट के बारे में भी तो हम लोग को डिस्कस करना था, जो कर ही चुके हैं कि बैलेंस शीट में ज़्यादा कुछ नहीं होता है, क्योंकि किसी भी टाइप का ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, सभी ऑर्गेनाइजेशन को ये बैलेंस शीट तैयार करना रहता है। क्यों तैयार करना रहता है? क्योंकि सभी ऑर्गेनाइजेशन के पास कुछ ना कुछ लायबिलिटी होता है और कुछ ना कुछ एसेट होता है। तो ये बैलेंस शीट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है, एक ऐसा विवरण होता है जिसमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित सभी संपत्तियों और दायित्वों को का ब्यौरा दिखाने वाला विवरण होता है। मतलब ये कहा जाए कि किसी निश्चित अवधि के उपरांत किसी भी संगठन से संबंधित सभी संपत्तियों एवं दायित्वों का ब्यौरा दिखाने वाला जो विवरण होता है उसे हम बैलेंस शीट आर्थिक चिट्ठा कहते हैं या स्थिति विवरण कहते हैं। तो अब हम लोग को अगला क्लास में यही पढ़ना है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है और बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होता है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो है क्रैश कोर्स का पहला दिन है और क्रैश कोर्स में जो हम बोले हैं, जितना भी इसके बारे में हम अभी डिस्कस किए हैं, इन सब के लिए पहला क्वेश्चन बन सकता है कि अलाभकारी संगठन क्या है। पहला क्वेश्चन जो बनेगा वो कौन सा क्वेश्चन बनेगा? अलाभकारी संगठन क्या है, उदाहरण सहित बतावें। यानी व्हाट इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्लेन विथ या स्टेट विथ एग्जाम्पल। पहला क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, ये क्वेश्चन बन सकता है। इसका एक आंसर हम आप लोग के बीच में डिस्कशन किए ही हैं, और डिस्कशन में यदि समझ में ना आया हो तो आप लोग हमारे जब वो एप्लीकेशन पर एनरोल होंगे तो एप्लीकेशन में ही आपको पूरा मिल जाएगा। इसका हिंदी मीडियम से है तो हिंदी मीडियम का नोट्स मिल जाएगा, इंग्लिश मीडियम से है तो इंग्लिश मीडियम का नोट्स मिल जाएगा, क्योंकि लैंग्वेज कोई मीडियम कोई मायने नहीं रखता है, मायने रखता है फैक्ट। दूसरा है, तो फैक्ट्स को समझने के लिए यदि आप विजुअली देखकर समझ गए हैं तब तो ठीक है, रिटेन में समझने के लिए आपको हमारा नोट्स देना होगा, और नोट्स लेने के लिए आपको एप्लीकेशन पे एनरोल होना होगा। एप्लीकेशन पे आप डेली क्लास कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है, पहला तो हो गया व्हाट इज प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर मेंटेन बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा व्हाट इज अकाउंटिंग रिकॉर्ड। व्हाट इज अकाउंटिंग रिकॉर्ड, व्हाट इज अकाउंटिंग रिकॉर्ड, या व्हाट व्हाट आर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन बाय द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कौन कौन से अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है? तो पहला करता है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, दूसरा, तो ये क्वेश्चन भी हो सकता है, बट ये क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके एग्जाम के व्यू से नहीं पूछ सकता है एग्जाम में। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, या व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट डू यू मीन बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक्सपेंडिचर
अकाउंट। आय व्यय खाता से आप क्या समझते हैं? तीसरा क्वेश्चन हो सकता है व्हाट इज या व्हाट डू यू मीन बाय व्हाट इज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट? व्हाट इज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट? यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। तो ये 3 अकाउंट्स है, 3 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट्स है। 4th क्वेश्चन हो सकता है व्हाट डू यू मीन बाय व्हाट डू यू मीन बाय रेवेन्यू इनकम? रेवेन्यू इनकम एंड इनकम और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये क्वेश्चन हो सकता है। तो इसको आप लोग सोल्व कर लीजिएगा और नहीं होगा तो वो पीडीएफ डाउनलोड करके देख लीजिएगा। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए बार बार एक ही बात नहीं बताएंगे। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, जो गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, नाइस कॉमर्स टीचिंग सेंटर के नाम से। उसको डाउनलोड करने के बाद इनरोल करिएगा अपने आप कोर्स में, क्रैश कोर्स वाले में, और वहाँ से आप ये क्या कर सकते हैं, इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, सॉरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।